तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाने जा रहा हूँ। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप किस तरह से बनाया जाता है, सारी डिस्कशन आज मैं इजी करके आपको समझाऊंगा। प्रॉपरली एक एक बात के आपको नोट्स बनाने हैं। और टीचर्स की बेटा पहली प्रेफरेंस होती है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि पेपर में लिखते समय आपका हाथ रुके ना। ठीक है जी। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जिससे किसी भी छोटी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेटा दो तरह के होते हैं। सबसे पहला माइक्रोस्कोप होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जो किसी भी चीज को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मैग्नीफाई करके ही हमें दे सकता है। मतलब अगर मेरे पास में कोई 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये उसको 6 सेंटीमीटर करके दे देगा या फिर इसको 8 सेंटीमीटर करके दे देगा, बस इतना। ठीक है जी। पर अगर कभी भी आप मैग्निफिकेशन करना चाहते हो 100 टाइम्स 200 टाइम्स, तो आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है जी। हम दोनों ही तरह के माइक्रोस्कोप्स पढ़ेंगे। पहले लेक्चर के पार्ट में मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा, और सिंपल माइक्रोस्कोप की बहुत सारी बातें बेटा कंपाउंड में यूज होती हैं। ठीक है जी। तो वो बातों को सीखने के बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप सीखेंगे। ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप को सीखने के लिए 2-3 टर्म्स हैं जिनको पहले आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहली चीज है कि हमारी नेकेड आइज से हमें बेस्ट विजन जो मिलता है वो बेटा 25 सेंटीमीटर पे मिलता है। मतलब अगर कभी भी आप कहते हैं कि मेरे को कोई किताब पढ़नी है, वो किताब को आप बहुत दूर रखकर अगर पढ़ते हैं तो क्लियरली नहीं पढ़ी जाती, या फिर बहुत ही पास लाकर आप पढ़ते हैं तो भी वो क्लियरली नहीं पढ़ी जाती। तो बेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये लाइन है। क्या बोला मैंने? बेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो किसी भी बुक को या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो 25 सेंटीमीटर को हम हमेशा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि नेकेड आइज, देखो हमारी आई के अंदर भी बेटा लेंस लगाकर भेजा है ना भगवान ने, तो वो वाला जो लेंस है वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किससे करके देता है? वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें करके देता है जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है जी। अब देखो, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, ये हमने बहुत बारी देखा है। बहुत बारी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का विजन इतना क्लियर नहीं होता, तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से बुक्स को रीड करते हैं। ठीक है। लाइब्रेरीज में ऐसे कुछ ओल्ड अंकल्स हमें दिख जाते हैं जो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से किताबों को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। या फिर ज्वेलरी की शॉप पे कभी भी अगर हॉलमार्क्स चेक करने होते हैं किसी भी ऑर्नामेंट के, तो वो इतने बारीक लिखे होते हैं कि वो नेकेड आई से नहीं पढ़े जाते हैं, तो उसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं। ठीक है जी। ओके। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या दिया बेटा कि नेकेड आई से आपको डिस्टेंस ऑफ विजन बेस्ट कितने पे मिलता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितने पे मिलती है? आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलती है 25 सेंटीमीटर्स पे। ये सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है जी। तो नेकेड आइज से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें मिलती है बेटा 25 सेंटीमीटर। और अगर कोई आपको पूछे कि कितना दूर से दूर नेकेड आइज से हम देख सकते हैं, दैट इज इंफिनिटी। ठीक है जी। मतलब अगर ये मेरी आंख है, इस आंख से मेरे को बेस्ट देखने को मिलता है 25 सेंटीमीटर पे। इससे अगर मैं और पास लाता हूं तो ब्लर हो जाता है। तो दूर से दूर मैं कितना देख सकता हूं? कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं दूर से दूर देख सकता हूं इंफिनिटी पे। ठीक है जी। तो इस चीज को मैं बोलूंगा ये है हमारा नियर पॉइंट। ठीक है जी। इस चीज को मैं बोलूंगा ये है हमारा फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई। ठीक है जी। ये हमने अप्रॉक्स लिया है, ये नियर पॉइंट है और ये फार पॉइंट है किसी भी ह्यूमन आई के लिए। ठीक है जी। ये है पहली बात जो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप को सीखने के लिए आनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात ये है, आपको विजन एंगल पता होना चाहिए। बेटा पिछली क्लास में ना मैंने आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाया था। मैंने सिखाया था कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर आज की क्लास में बेटा मैग्निफिकेशन को हम एंगल से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे? एंगल से मेजर करेंगे। देखो बहुत सिंपल है। लेट अस सपोज ये कोई भी ह्यूमन आई है, मतलब ये आंख है। ठीक है। जहां से आप देख रहे हो, एक्चुअल में ह्यूमन आई तो स्फेरिकल ही होती है ना, मतलब हमारी आंख एक्चुअल में स्फेरिकल है, आप सबको पता है। ठीक है।
तो लेट अस सपोज मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे, ठीक है जी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है तो मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट HO है। तो आज के बाद कभी भी मैं हाइट को ऐसे नहीं लिखा करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर यहां पर पड़ा है तो मेरा ऑब्जेक्ट आई के ऊपर एक एंगल डिस्क्लोज कर रहा है, एक एंगल ट्रेस कर रहा है, ठीक है जी। वो जो एंगल मेरा ऑब्जेक्ट आई के साथ में बना रहा है उसको मैं बोलूंगा विजन एंगल। विजन एंगल। तो बेटा अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बड़ी हाइट का होता तो इसका विजन एंगल भी क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। तो हम आज के बाद हाइट का जो एस्टीमेट है वो किससे लगाया करेंगे, विजन एंगल से लगाया करेंगे। विजन एंगल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाता है हमारी आंख के साथ, उसको हम बोलते हैं विजन एंगल, ठीक है जी। अब तीसरी चीज हमें जो पढ़नी है दैट इज रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन, ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन। ओके, अब आज के बाद जब भी कभी भी माइक्रोस्कोप की आपने बात करनी है ना, तो आपने मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना, आपने करना है कि विजन एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, ठीक है जी। विजन एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, और जो इमेज ने विजन एंगल बनाया है, ठीक है जी, उसको हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। विजन एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज डिवाइडेड बाय विजन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। बेटा याद रखो, मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि विजन एंगल हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। अगर तुम्हारी हाइट ज्यादा है तो तुम्हारा विजन एंगल ज्यादा होगा। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर बेटा मैंने मैग्निफिकेशन में हाइट की जगह विजन एंगल ऑफ इमेज लिख दिया, हाइट ऑफ इमेज की जगह विजन एंगल ऑफ इमेज लिख दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह विजन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया। और हमेशा विजन एंगल ऑब्जेक्ट का अल्फा से डिनोट करना आप, और विजन एंगल इमेज का किससे डिनोट करना बेटा, बीटा से डिनोट करना, ठीक है जी। मतलब और क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता देता हूं। लेट अस सपोज ये आई है, ठीक है जी, ये आई है। इस आई के एक्सिस पे यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाना है ये ऑब्जेक्ट का एंगल कहलाएगा अल्फा। और लेट अस सपोज हमारी आंख ने बैक ट्रेस करके इसको मैग्नीफाई करके देखा यहां पे, तो इसने जो विजन एंगल बनाना है ये विजन एंगल किससे डिनोट किया जाएगा, बीटा से। क्लियर हो गया सबको? ओके, तो मैग्निफिकेशन का हमारा ये सीन है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की मैं शुरुआत करने लगा हूं। ये तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ते समय। अब बेटा घबराओ मत, सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक मैग्नीफाइंग कन्वेक्स लेंस को ही हम बोलते हैं, ठीक है जी। कोई भी कन्वेक्स लेंस जो आज तक आपने पढ़े हैं ना, दे कैन एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इनफैक्ट ज्वेलर्स की शॉप पे हमें जो ग्लास उन्होंने दिया होता है वो भी एक कन्वेक्स लेंस टाइप का ही होता है, ठीक है जी। वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास बुक्स को रीड करने के लिए यूज किया जाता है वो भी कन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक है जी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, ये एक कन्वेक्स लेंस होता है। बात बैठ गई दिमाग में? अब देखो इसका डायग्राम इस तरह से आप बनाओगे। लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस की कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी, और आपको पता है कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही लेते हैं। तो लेट अस सपोज इसकी फोकल लेंथ है ये, ठीक है, ओके। मान लो इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट की एक रे ऐसे पड़ी, जो पैरेलल रे जाती है वो हमेशा फोकस में से पास होती है, और दूसरी रे इसकी ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो गई, और ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो गई उसने अपनी इमेज एक सेकेंड, पैरेलल रे हमारी ऐसे पास हो गई, ये जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई उसने अपनी इमेज ऐसे बनाई। तो देखा यह जाता है कि हम हमेशा कन्वेक्स लेंस को जहां पर रखते हैं, आपने कभी भी देखा होगा जब भी आप हॉलमार्क्स को पढ़ते हो या फिर आप बुक को रीड करते हो सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो आप बहुत क्लोज लाते हो उसको, बहुत अपनी आंख के क्या लाते हो, क्लोज लाते हो।
तो अगर बेटा आप अपनी आंख के बहुत क्लोज लाते हो, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बच्चों फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है। मतलब अगर इसका फोकाई कुछ यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट बहुत बीच में आ जाता है। ठीक है जी, तो यही बात आपको समझानी थी कि इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर लाई करता है बेटा, वो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है। तो आपको पता है जब इसके बीच में लाई करता है तो हमेशा इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है जी, तो ऐसे में एक रे हमारी ऐसे जाती है, वो पास होती है फोकस में से, दूसरी रे हमारी ऐसे पास होती है। तो यू कैन सी ये रे क्या हो गई, ये रे डाइवर्जिंग रे हो गई। मतलब बनाने को मैं इमेज वहां भी बना सकता था, उससे भी हमारी डेरिवेशन तो हो जाती डिराइव। ठीक है ना, पर एक्चुअल फील लाने के लिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा रेज बेटा क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं। आपको यही बनाकर आना है पेपर में। ठीक है जी, अब अगर मैं यहां से देखूं, यहां से इमेज को देखना चाहूं, तो वो वाली इमेज मेरे को कहां पर दिखेगी, वो वाली इमेज मेरे को ऐसे पीछे करके दिखेगी कहीं पे। ठीक है जी, तो जहां पर मेरे को इमेज दिखेगी मैं उसको बोलूंगा ए डैश बी डैश वाला पॉइंट। यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको बोलूंगा ए बी वाला पॉइंट। और जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के साथ में एंगल बनाता था, ठीक है जी, वो एंगल हमारा क्या कहलाता था, वो अल्फा कहलाता था। और जो इमेज बनाता था वो क्या कहलाता था, बीटा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन अक्सर ही बच्चों को होती है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना बेटा। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, और ये बनाना आपने ऐसे ही है, यही करेक्ट होगा वहां पे। ठीक है जी, ओके। तो अब ऐसे है जी, ऑब्जेक्ट को देखकर तो आप यहां अल्फा भी बना सकते हो, पर हमने किसको देखना है, इमेज को देखना है। क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो मैग्नीफाइड इमेज के बेस पे यहां पर कौन सा एंगल बनेगा, बीटा एंगल बनेगा। ठीक है जी, अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होता है, हम अक्सर उसको u से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको u की बजाय बेटा ue बोल देता हूँ, ue बोल देता हूँ। अब आप ऐसा सोचोगे सर ue क्यों बोला आपने इसको, बेटा आप ऐसा समझ लो, ये ue मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आई के क्लोज है। ठीक है, इसी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको ue बोलना है, क्योंकि बेटा सिंपल के बाद मैंने आपको कंपाउंड जो पढ़ाना है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इन छोटी छोटी चीजों की। ठीक है जी, ओके। ये हमारा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है जी, अब अगर मेरे को कोई बोले कि tan बीटा कैलकुलेट करो, तो बेटा tan बीटा किसके बराबर होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है tan बीटा का, tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जनरल वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बेसिस पे मैं इस ट्राइंगल में से tan बीटा को बोल सकता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ue, ये है मेरा tan बीटा। गॉट इट। अब अगली बात, इसको मैंने ue इसलिए बोला बिकॉज इट इज क्लोजर टू आई, बिकॉज इट इज क्लोजर टू आई। और ये रे हमारी डाइवर्ज कर रही है, सारी बातें आपको क्लियर है। अब ये जो tan बीटा है, ऐसा देखा जाता है कि ये जो tan बीटा का ये बीटा एंगल ना बहुत स्मॉल है। क्योंकि बेटा एक बात याद रखना कि हमने एक्चुअल में बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो ये ए बी का साइज बहुत स्मॉल होगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात है, साइज ऑफ ए बी इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। ठीक है जी, तो अगर साइज ऑफ ए बी बहुत स्मॉल है तो हमारा बीटा एंगल भी क्या होगा बेटा, बहुत स्मॉल होगा। तो अगर बेटा बीटा एंगल आपका स्मॉल होगा तो हम इसको बोलेंगे बीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, सॉरी यूई, हम इसको इस तरह से बोल देंगे। ठीक है जी, अब देखो किसी भी लेंस की एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी, वो जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो दो हिसाब से करनी पड़ती है। एक तो कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारी मैग्निफिकेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, और कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारी आई रिलैक्स्ड हो। आपको मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा उसमें दो जस्टिफिकेशंस करवाऊंगा। एक तो मैग्निफिकेशन हमें क्या चाहिए होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम। दूसरे नंबर पे हमारी आंख क्या होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब इस बात के बाद लिखिए कि बीटा एंगल तो मेरा यहां से कैलकुलेट हो गया,
अब मैंने मैग्निफिकेशन करवानी है, एक मैग्निफिकेशन रिलैक्स्ड आई के लिए करवानी है, एक मैग्निफिकेशन मैंने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करवानी है। तो मतलब अब मेरे को मैग्निफिकेशन इसकी कैलकुलेट करनी है। और बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा मेरे पास आ चुका है, अब किसकी कैलकुलेशन करनी है, अल्फा की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी। अब अल्फा के लिए एक बात याद रखना कि अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया। बेटा कभी भी अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए ना आपको इसके ऊपर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अब आप ऐसा सोच रहे हो सर ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था, हम इसको भी तो अल्फा लिख ही सकते थे। बेटा लिख सकते थे, पर कभी भी अल्फा अगर आपने कैलकुलेट करना है, अल्फा वो वाला एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट का एंगल होता है हमारी आंख के साथ। ठीक है जी। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप लेंस वाले डायग्राम को नहीं छेड़ोगे, आप नॉर्मली अपनी नेकेड आई के सामने ऑब्जेक्ट को रख दोगे और वो बेस्ट विजन आपको कहां पर दे रहा होगा, डिस्टिंक्ट विजन पे दे रहा होगा, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे दे रहा होगा। तो फॉर अल्फा कैलकुलेशन हम हमारी नेकेड आई के ही सामने ऑब्जेक्ट को रख देंगे और कितनी दूर रखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखेंगे। अब बेटा मान लो ये है मेरी नेकेड आई, ठीक है जी, इसके सामने मैंने ये रख दिया ऑब्जेक्ट को और कितने डिस्टेंस पर रख दिया, d डिस्टेंस पर रख दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारी आंख के साथ एंगल बनाएगा ना बच्चों, ये एंगल होगा अल्फा। ये जितनी क्लियरिटी से मैं आपको बता रहा हूं, बुक्स में इसी चीज की कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता है बच्चों को। ठीक है जी, ओके। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे में अब मेरा जो tan अल्फा निकलेगा, वो tan अल्फा निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d। अब आप बड़े अच्छे से जानते हो कि ये वाला एंगल भी बहुत छोटा है, क्योंकि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो बहुत छोटे ले रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर बेटा ये वाला एंगल आपका बहुत छोटा एंगल है, तो हम क्या बोल देंगे कि अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d। इसको कर दिया मैंने बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है जी। अब आप एकदम रेडी हो मैग्निफिकेशन सीखने के लिए। हमारे पास में अल्फा आ चुका है, हमारे पास में बेटा बीटा भी आ चुका है, इसको मैंने 1 बोल दिया और इसको मैंने 2 बोल दिया। नाउ लेट अस कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। अब हमने डिसाइड कर लिया बेटा, हम मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज नहीं लेंगे, v अपॉन यू भी नहीं लेंगे, हम मैग्निफिकेशन क्या लेंगे इस बारी, ये माइक्रोस्कोप है, हम इसमें बेटा मैग्निफिकेशन लेंगे, हम इसमें मैग्निफिकेशन लेंगे एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, इसको लेंगे हम मैग्निफिकेशन। अब बीटा मैंने बेटा कितना लिया, बीटा यहां पर हमने ले लिया हुआ है HO अपॉन UE, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा हमारा कितना आ चुका है HO अपॉन D। अब इसको अगर पलटाकर मैं ऊपर करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HO अपॉन UE मल्टीप्लाई बाय D अपॉन HO, ये और ये कटा, एज अ रिजल्ट HO अपॉन UE मल्टीप्लाई बाय D अपॉन HO, ये हमारा एज अ रिजल्ट आ गया D अपॉन UE, D अपॉन UE। ये हमारी फाइनल मैग्निफिकेशन है। फाइनल मैग्निफिकेशन इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम आई। सिंपल माइक्रोस्कोप की बच्चों मैग्निफिकेशन भी आ गई। ठीक है जी, सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। अब अगर ये मैग्निफिकेशन आपको मैक्सिमम चाहिए हो, अब मैग्निफिकेशन निकालिए, इसके 2 केसेस पढ़ने हैं, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक रिलैक्स्ड आई वाला। ठीक है जी, ओके। एक काम करते हैं, चलो इसी में ही मैं समझाता हूं। हमारा केस 1 है फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, केस 1 है फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अगर बेटा आपको मैग्निफिकेशन मैक्सिमम चाहिए ना, तो हम एक चीज यहां पर ध्यान रखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम -UE से डिनोट करेंगे, और जो मेरे को इमेज मिलनी चाहिए वो इमेज मेरे को डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिलनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो UE है, और क्योंकि इंसिडेंट रे मेरी ऐसे हो रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने ऐसे लिया, तो उसको मैंने -UE ले लिया, पर मेरे को जो इमेज मिलनी चाहिए वो मेरे को कहां पर मिलनी चाहिए बेटा, D पे मिलनी चाहिए। अब इस पे मैं अगर लेंस फॉर्मूला लगा देता हूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें 1/f क्या है, 1/f क्या है बेटा, ये फोकल लेंथ ऑफ द
जो भी हमारा लेंस रखा हुआ है वो है, इज इक्वल टू 1/v को मैं क्या रखूंगा। अब क्योंकि बेटा मेरे को जो इमेज मिल रही है वो भी इस साइड ही मिल रही है, ठीक है जी, इमेज भी तो मेरे को इस साइड ही मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये d भी मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, ठीक है जी। तो 1/इमेज के लिए मैंने लिखा -d, -1/u के लिए बेटा मैंने लिख दिया -ue। अब ऐसे में अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखनी है तो हमें क्या देखना होता है कि कहां रखें ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट में यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं। इसीलिए तो हम बार बार अपने लेंस को कभी यहां लाते हैं, कभी यहां लाते हैं। वी यूज टू एडजस्ट कि कहां मेरी मैग्निफिकेशन क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। किसको एडजस्ट करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं। तो अब मेरे को ये पता करना है कि मेरे को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहां मिलती है, हमेशा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब मेरे को क्लियरली कहां दिखता है ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर दूरी पर दिखता है। तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर मैक्सिमम मैग्नीफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट में कहां रखूं वो मेरे को पता करना है। मतलब मेरे को यहां पर क्या पता करना होता है, यूई पता करना होता है। तो इसलिए माइनस और माइनस इस यूई का क्या हो गया प्लस, ये चीज चली गई इधर, तो हमारे पास 1/ue बच्चों 1/ue किसके बराबर आ गया, 1/f + 1/d। ठीक है जी, थोड़ा सब्र करो, बस आ रहा है हमारा। अब ये चीज निकालने के बाद हमें 1/ue की वैल्यू पता लग गई। मैग्निफिकेशन में अगर मैं 1/ue भर दूंगा तो मतलब मेरा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने इंपोज कर दिया मैग्निफिकेशन पे, तो वो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन से के रूल्स को लगाकर जो मैंने निकाला उसको अगर मैं मैग्निफिकेशन में पुट कर दूं तो वो वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की। ठीक है जी, तो इसमें ये वाली वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया तो मेरी मैग्निफिकेशन आ गई d मल्टीप्लाई बाय 1/ue की जगह पे मैंने भर दिया 1/ फोकल लेंथ + 1/d। ओके, अब ऐसे में मेरी मैग्निफिकेशन आ गई, d को अंदर मल्टीप्लाई किया d/f + 1। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये हमारी आई है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बच्चों ये मैग्निफिकेशन मैक्सिमम तो है, पर इस मैग्निफिकेशन में एक कमी है। इस मैग्निफिकेशन में हमारी आईज पे स्ट्रेन आता है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है और 25 सेंटीमीटर पे ही दिखता है, तो हमारी आई पे थोड़ा सा स्ट्रेन आता है, इतना कंफर्टेबल नहीं होते हम इसके साथ में। ठीक है जी, तो स्ट्रेन ऑन आई ये हमें इस पे मिलता है। अब हमें सेकंड केस जो करना है, वो सेकंड केस में हमारी जरूरत क्या है, वो सेकंड केस में बेटा हमारी जरूरत क्या है, हमें अपनी आंखों को रिलैक्स करना है। ठीक है, केस 2 फॉर रिलैक्स्ड आई। ठीक है जी, अगर बेटा हमें अपनी आंखों को रिलैक्स करना है तो एक रूल अपने दिमाग में बिठा लेना, ये 1 नंबर में भी आया हुआ है। वो रूल ये है कि आपको इमेज इंफिनिटी पे मिलेंगी, मतलब आपकी रेज जो है वो इमेज कहां पर बनाए, इंफिनिटी पे बनाए, तो आपकी आंखें क्या रहेंगी बेटा, सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर रेज कम से कम बेंड करेंगी तो आपकी आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड रहती हैं, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। ठीक है जी, तो मतलब ऑब्जेक्ट को तो बेटा हमने फिक्स रखना है, ऑब्जेक्ट तो हमें कहां चाहिए, -ue पे ही चाहिए। और अगर मेरी आंखों को मैंने रिलैक्स करना है तो इमेज मेरे को कहां पर मिलनी चाहिए, इमेज मेरे को बेटा इंफिनिटी पे मिलनी चाहिए। अब इस पे मैं लेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, 1/f = 1/v - 1/u। और इसमें भी किसको निकालना है, हमने u को निकालना है और फिर किसमें पुट कर देना है, उस मैग्निफिकेशन में। ठीक है जी, तो v की वैल्यू मेरी आ गई इंफिनिटी, u की जगह पे मैंने पुट कर दिया -ue। तो ऐसा करके 1/∞ तो बच्चों कितना होता है, 0। तो ऐसा करके मेरा बन गया 1/f = 1/ue। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, मतलब हमारी जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर है, ue के बराबर है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, फोकस पे रख देंगे, तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि मैग्निफिकेशन थोड़ी कम हो जाएगी, इससे प्रूव करके देखते हैं जरा, बातें नहीं करेंगे सिर्फ प्रूव करेंगे। मैग्निफिकेशन थी हमारी d/ue, अब ue कितना बन गया f, तो मतलब हमारी क्या बन गई है d/f। यू कैन सी कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे d/f + 1 था, इसमें ओनली d/f है, तो मतलब ये मैग्निफिकेशन ये मिनिमम है। पर इसमें क्या है, इसमें रिलैक्स्ड आई हमें मिल गई।
हमारी आंखों पे कोई भी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेन नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके, तो मैं आपको ना कंफ्यूजन से बाहर निकालता हूं। बेटा मैंने पूरी बात आपको क्या बताई है कि हमारी जो मैग्निफिकेशन होती है, वो एक्चुअल में d/u ही होती है। अगर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करनी है तो इमेज आपको कहां पर रखनी पड़ेगी? -d पे रखनी पड़ेगी। और वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको कितनी मिलेगी? 1 + d/f। ये बोला मैंने। अगर आपको रिलैक्स आई रखनी है तो आपको ऑब्जेक्ट जो मतलब इमेज जो है वो इंफिनिटी पे मिलेगी और वो मैग्निफिकेशन आपको मिलेगी ओनली d/f। ये जो पॉइंट है बस इसको अपने दिमाग में बिठा के रखो। आप देखोगे आपको एमसीक्यूज में, आपको 1 मार्कर्स में, 2 मार्कर्स में बहुत हेल्प मिली और सिंपल माइक्रोस्कोप पूछेंगे फिर तो आता ही होगा आपको। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अब इन सारी बातों के बाद हम एकदम तैयार हैं क्या पढ़ने के लिए बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो मेनी टाइम्स मैग्निफिकेशन करके हमें दे सकता है। मतलब 100 टाइम्स 200 टाइम्स मैग्निफिकेशन हमें करके दे सकता है। अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, देखो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये 9 टाइम्स मैग्निफिकेशन करके दे सकता है, पर डीसी पांडे के अनुसार या फिर एचसी वर्मा के अनुसार ये 7 या 6 टाइम्स मैग्निफिकेशन करता है। मतलब एक्चुअल में तो ये 4-5 टाइम्स ही करता है। मतलब अगर प्रैक्टिकली करने लगे तो थोड़ा सा फर्क आता है ना। ये तो आइडियल कंडीशंस में बात करते हैं बुक्स तो, ठीक है ना। तो 4 और 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। बट अगर आप बात करो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इसमें बेटा हम मल्टीपल लेंसेज को यूज करते हैं, हम मल्टीपल ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। 100 ग्लासेस, 50 ग्लासेस, इतने तक ग्लासेस यूज किए हुए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में। पर हम तो यहां सिर्फ 2 ही लेंसेज वाला यूज करेंगे, 2 ही लेंसेज वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएंगे। सब में फंडा इसी का यूज होता है, ठीक है जी। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा है जो मेनी टाइम्स मैग्निफिकेशन हमें करके देता है। इसकी डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम अकेला भी बहुत बारी आया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक लेंस हम छोटा रखते हैं, ठीक है जी, और दूसरा लेंस हम बड़ा रखते हैं, ठीक है। एक लेंस इसमें हम छोटा रखते हैं और दूसरा लेंस इसमें हम बड़ा रखते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये जो छोटा लेंस होता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ जो होता है बेटा वो स्मॉल होता है। छोटा वाला लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ स्मॉल होता है। और ये बड़ा वाला जो लेंस होता है ये आईपीस लेंस होता है, इसका फोकल लेंथ लार्ज होता है, ठीक है जी। ये छोटा, ये बड़ा, इसका स्मॉल फोकल लेंथ, इसका लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है जी। नाउ इसके अंदर हम यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेट अस सपोज मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी है और मेरे ऑब्जेक्ट का जो साइज है, मेरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो एच ओ है। एक रे इसकी ऐसे सीधी गई, ठीक है जी, दूसरी रे इसकी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। ये जो सीधी रे गई ये ऐसे पास हो गई, ठीक है जी। ये जो ऑप्टिकल सेंटर में से रे गई वो ऐसे गई, ठीक है। तो क्योंकि ये बड़ा लेंस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ भी क्या है, इसका फोकल लेंथ भी लार्ज है। तो मतलब इसका फोकल लेंथ बच्चों इतना बड़ा होगा कि अगर मेरा इमेज यहां बन रहा है ना, मतलब इस वाले लेंस का इमेज यहां बन रहा है, दैट इज ए डैश बी डैश, तो इसका फोकल लेंथ यहां तक आ रहा है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, मैंने इसके फोकल लेंथ को नहीं ड्रॉ किया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर इसका फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है। जिसने हमें फाइनल इमेज प्रोवाइड करनी है उसका फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, अब इसमें ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था इसको हमने यूओ से डिनोट किया, ठीक है जी। अब सिर्फ 2 तो रेज आ नहीं रही हैं, ठीक है। मैंने आपको बेटा इतना रे ऑप्टिक्स पढ़ाया है, सिर्फ 2 तो रेज कभी जाती नहीं, ये तो लाखों करोड़ों रेज होती हैं। तो मतलब ऐसे लाखों करोड़ों रेज ही यहां पर मीट कर रही हैं, यहां पर मीट कर रही हैं। और उनमें से मान लो कोई एक रे है
मान लो कोई एक रे है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। किस में से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। और मान लो कोई दूसरी रे है जो ऐसे सीधी जा रही है। तो अब ये दोनों की दोनों जो रेज हैं, ये जो सीधी गई है ये ऐसे जाएगी, ये जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई है ये ऐसे जाएगी। ये दोनों रेज क्या करेंगी बेटा? डाइवर्ज करेंगे। ये दोनों रेज बेटा क्या है? डाइवर्जिंग रेज हैं। ये हमारा जो लेंस है ये आईपीस लेंस है। और मैं आपको बता दूं अभी कि ये बिहेव करता है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। आपने जितनी कैलकुलेशन सिंपल माइक्रोस्कोप में की है सारी आप एज इट इज इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। दिस बिहेव्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस बिहेव्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आप सारी कैलकुलेशन इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है ये UE का डिस्टेंस है। ठीक है जी। मतलब आईपीस का ऑब्जेक्ट ये एक्ट करेगा, एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ठीक है जी। ओके। और ये जो डाइवर्ज रेज हो रही हैं, अगर इन डाइवर्जिंग रेज को हम बैक ट्रेस करें इस तरह से, अगर हम इन डाइवर्जिंग रेज को बेटा बैक ट्रेस करें तो वी विल रियलाइज कि हमें फाइनल इमेज जो मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है। और ये फाइनल इमेज को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? ये फाइनल इमेज को हम A'(B' से डिनोट करेंगे। और अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट माना है तो ये आपको इमेज की तरह मिल सकता है। यस यू कैन से ये क्या है? आपका VE है। अब मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल हमेशा क्या लेना होता है? बीटा लेना होता है। और क्योंकि अगर ये वाला एंगल मेरा बीटा है, ठीक है, तो tan बीटा, क्योंकि ये एंगल हमारा बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे इमेजेस सारी यहां पर क्या है? अभी छोटी हैं। ठीक है ना। तो अगर ये वाला एंगल मेरा छोटा है तो tan बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? ओनली बीटा लिख सकता हूं। और tan बीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। क्या होता है tan बीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और भी एक हमारे पास में tan बीटा का फॉर्मूला होता है, आपको मैंने जो उससे निकलवाया था। ठीक है जी। वो हमारा क्या होएगा? A'(B' अपॉन UE। ठीक है जी। आप सिंपली यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला ही बोल दो। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? A'(B'। ठीक है। बेस हमारा कितना है? UE। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा ऐसे हो गया। अब मैंने आपको उसमें भी सिखाया था कि बीटा एंगल तो आप ऐसे ड्रॉ करके निकाल लोगे, ठीक है, पर जो अल्फा एंगल है वो हमेशा नेकेड आई से ही निकालना। अब नेकेड आई से मान लो ये आपकी आंख है। ठीक है जी। अगर ये बेटा आपकी आंख है, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया वो एंगल हम बोलते हैं ना अल्फा एंगल। ठीक है। और कभी भी अल्फा एंगल निकालना हो वो हमेशा क्लियर विजन पे निकालना होता है, डिस्टिंक्ट विजन पे निकालना होता है। मतलब उसमें डिस्टेंस कितना रखना होता है? D डिस्टेंस रखना होता है। ठीक है जी। तो ऐसे में हमारा ये बन जाएगा AB, और ये वाली जो हाइट है हमारी ये क्या बन जाएगी? HO बन जाएगी। ठीक है जी। मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस है। तो ऐसे में हमारा tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा अल्फा के। सेम चीज आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फिर से हम क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए हम क्या लिख देंगे बेटा? D। आई होप सो आपको क्लियर है। हमारे पास बेटा बीटा भी आ चुका है, हमारे पास बेटा अल्फा भी आ चुका है। नाउ वी आर ऑल सेट फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है जी। अब मैग्निफिकेशन की हम बात करेंगे। बेटा मैग्निफिकेशन जो होती है, ये मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी लेंस की मैग्निफिकेशन V/U हो सकती है। और वही मैग्निफिकेशन को हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं tan बीटा निकाल चुका हूं, अगर मैं बेटा tan बीटा निकाल चुका हूं, ठीक है, तो tan बीटा को निकालने के बाद मैंने tan अल्फा भी निकाल लिया। तो अब मेरे को मैग्निफिकेशंस निकालनी है इन दोनों की दोनों लेंसेज की। तो पहले मैं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं ऑब्जेक्टिव की, फिर मैं मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा आईपीस की। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन की हम पहले बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन है वो एक तरह से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे इसकी इमेज का हाइट कितना है? A'(B', अपॉन इसके ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है बेटा? AB। ठीक है। और यही मैग्निफिकेशन एक्चुअल में होती किसके बराबर है? V/U। तो ऑब्जेक्टिव के इमेज का जो डिस्टेंस है मैं उसको V0 बोल देता हूं।
एंड इसके जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इसको मैं यू नॉट बोल देता हूं, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू नॉट, इमेज का डिस्टेंस वी नॉट, क्योंकि मैग्निफिकेशन का बेटा एक्चुअल फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो मैंने इस तरह से ऑब्जेक्टिव पे लगा दिया क्योंकि मैं मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की निकाल रहा था, ठीक है। अब ऐसे में अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं a डैश b डैश की वैल्यू यहां से क्या निकाल सकता हूं, v नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय ए बी, यस और नो बेटा। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, v नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब ए बी है कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ए बी की प्लेस पे मैं एच ओ लिख सकता हूं। तो मेरा a डैश b डैश कितना आ गया, मेरा a डैश b डैश कितना आ गया, v नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एच नॉट, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें ये tan बीटा के अंदर a डैश b डैश अब पता लग गया, क्यों, क्योंकि ये a डैश b डैश किसकी तरह एक्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है फॉर i। बेटा इसी सीक्वेंस में करना, सबसे पहले tan बीटा निकाल लेना, फिर tan अल्फा निकाल लेना, इसके बाद मैग्निफिकेशन आप फॉर्मूला उसका लिख देना और मैग्निफिकेशन पहले ऑब्जेक्टिव की निकालना, और फिर बाद में हम बात करेंगे आईपीस की मैग्निफिकेशन की, और आईपीस की मैग्निफिकेशन फाइनल मैग्निफिकेशन होगी, उसकी दो दो बातें करनी है, आपको याद है ना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाली, ठीक है जी। ओके, तो बहुत ही क्विकली हम देख लेते हैं कि ए डैश बी डैश आ चुके हैं। अब इस ए डैश बी डैश से मैं बीटा अपना फिर से रिकन्फर्म करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग इन बीटा, ठीक है, मैं इस ए डैश बी डैश को बीटा में पुट करता हूं, तो मेरा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ठीक है जी। तो ये हमारा बन जाएगा, देखो 1 अपॉन यू ई तो मेरा ऐसे ही है, ए डैश बी डैश की जगह पे मैंने लिख दिया वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाई बाय एच ओ, वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाई बाय एच ओ, गॉट इट, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद आपका ये जो बीटा है, ये बीटा बन जाएगा वी ओ मल्टीप्लाई बाय एच ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाई बाय यू ई, ये आ गया हमारा बीटा। अब याद है ना सबको कि मैग्निफिकेशन कभी भी अगर निकालनी हो, मैंने आपको बताया था, आपको जो परमानेंट मैग्निफिकेशन मिलेगी किसी भी माइक्रोस्कोप में, वो विजन एंगल वाली लेनी है, वो हमेशा विजन एंगल वाली हम कंसिडर करेंगे। और विजन एंगल वाली परमानेंट मैग्निफिकेशन क्या है, बीटा अपॉन अल्फा, क्लियर करके मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। अब इसमें बीटा भी मेरा रेडी है, बीटा कितना है बेटा इसमें, वी नॉट अपॉन यू नॉट, सॉरी वी नॉट अपॉन, यस दिस इज यू नॉट, ठीक है, वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एच ई अपॉन यू ई, ये है मेरा बीटा। अल्फा को मैं क्या लिखूंगा बेटा, अल्फा मेरा आ चुका है एच ओ अपॉन डी, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं पलटाकर ऐसे भेजूंगा तो हमारा बन जाएगा वी नॉट मल्टीप्लाई बाय एच नॉट अपॉन यू ई मल्टीप्लाई बाय यू ओ, ये पलट कर जब ऊपर गया ये आ गया डिस्टेंस अपॉन एच ओ, ठीक है जी। दिस इज वी नॉट इंटू एच ओ, एच नॉट से आपका एच नॉट कट गया, तो ये आपका फाइनली आ गया वी नॉट इंटू डी अपॉन यू इंटू ई इंटू यू इंटू ओ, ठीक है जी। ये आपकी आ जाएगी मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ये जो मैग्निफिकेशन आपकी आई है ये बीटा अपॉन अल्फा करके आई है, ठीक है। और इस मैग्निफिकेशन में शायद आपको एक चीज दिख रही है, क्या, कि वी नॉट के नीचे यू नॉट है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, एंड डी अपॉन यू ई भी है, मतलब इमेज का डिस्टेंस जो हमें आईपीस से चाहिए होता है, आईपीस से हमें हमेशा इमेज डी पे ही चाहिए होती है ना, ठीक है जी, अपॉन आईपीस का ऑब्जेक्ट। बेटा यही तो होती है ना हमारी मैग्निफिकेशन, मैंने यहां पर भी लिखा मैग्निफिकेशन हमारी क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ image and this is distance of object for objective and this is distance of image and this is distance of object for eyepiece। तो मैं इसको क्लियर करके लिख सकता हूं, ये v नॉट अपॉन यू नॉट बना और ये d अपॉन यू ई बना,
तो इस चीज को मैं बोल दूंगा ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव की, और इस चीज को मैं बोल दूंगा ये मैग्निफिकेशन है आईपीस की। तो क्लियर कट हमारी फाइनल मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, हमारी फाइनल मैग्निफिकेशन आ रही है MO इंटू ME। ये चीज बहुत बारी क्वेश्चंस में आ चुकी है, ठीक है। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कभी भी मिस ना करके जाना। और ये फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से अभी मैं आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और इसी फॉर्मूले से अभी मैं आपको वो रिलैक्स डाई वाला केस करवाने जा रहा हूं, ठीक है जी। हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहां तक जो हो गया 90% ऑफ द टाइम्स, ये अगर क्लियर आ जाए तो आपको यही डिराइव करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा ही होता है कि डिराइव करके दिखाओ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मतलब नॉर्मल मैग्निफिकेशन कितनी होती है MO इंटू ME, तो आपको यहां पर छोड़ना होता है। अब अगले जो दो केसेस हैं, अगर 5 नंबर में माइक्रोस्कोप आए कंपाउंड वाला, तो अगले दोनों केसेस एकदम डिटेल में बताने जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, ओके। अब बेटा हमारे लिए दो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम रखेंगे, और हमारे लिए इसमें कुछ भी एज सच इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, तो इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, डायग्राम मैंने नहीं इरेज किया, बाकी सब मैंने इसमें इरेज कर दिया। अब देखिए हमारी मैग्निफिकेशन जो है अभी अभी वो क्या आई थी, हमारी मैग्निफिकेशन आई थी V0 अपॉन U0 मल्टीप्लाई बाई D अपॉन UE। इसी को ही मैंने क्या बोल दिया था, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाई मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है। अब देखो हमारी मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब होगी, केस 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है जी। बेटा हमारी मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारी तब होगी जब हमें फाइनल इमेज कहां पर मिल रही होगी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिल रही होगी, ठीक है। तब हमारी मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगी। और मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड वाला जो लेंस है ये किसकी तरह डील करता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह डील करता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप ने हमें ये बताया कि इस वाले लेंस ने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिंपल माइक्रोस्कोप, हमने क्या देखा कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बाय आईपीस कितनी होती है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बाय आईपीस होती है 1 प्लस D अपॉन F, याद है ना सबको। तो इसी तरह से अगर मेरे को अब इन दोनों की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो दोनों की कंबाइंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, कंबाइंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। देखो ऑब्जेक्टिव तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्टिव ने तो बता रखा है हमें कि इसको क्या चाहिए, V0 अपॉन U0। सिर्फ आईपीस की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगी, 1 प्लस D अपॉन FE, ठीक है। ये है हमारी कंबाइंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसको डिराइव भी करवाता हूं, घबराओ मत, ठीक है। इसको हम डिराइव भी कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आप 1 सेकंड में कैसे पता लगा सकते हो क्या है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर होल माइक्रोस्कोप, क्योंकि देखो ये हमारे लिए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। तो अगर बेटा ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है तो इसने मैक्सिमम कितनी देनी है, 1 प्लस D अपॉन FE। ऑब्जेक्टिव तो छोटे फोकल लेंथ वाला है, वो एक नॉर्मल लेंस की तरह काम कर रहा है, तो उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, V0 अपॉन U0। दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज फॉर आईपीस। क्लियर रखो अपने दिमाग में सब कुछ। अब सुनो, अब मैं इसका डेरिवेशन आपको देने लगा हूं। बेटा जब भी कभी भी आपको मैग्निफिकेशन मैक्सिमम लेनी होती है तो U तो हमारा UE पे होता है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो बेटा कितना है, UE है, और वो इस साइड पड़ा हुआ है, तो फॉर दैट रीजन मैंने इसको क्या ले लिया, नेगेटिव UE। इसी तरह से जो हमारी इमेज है, जो हमारी क्या है, इमेज है, वो भी हमें पीछे जाकर मिल रही है, ये मिल रही है ना फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटा, फाइनल इमेज का डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए, तब जाकर वो मैग्निफिकेशन क्या मानी जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है जी। तो V हमें चाहिए -D पे, ये तो पुराने वाले ही रूल्स चल रहे हैं सारे। और फोकल लेंथ किसकी है, फोकल लेंथ इस वाले लेंस की, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब इन सारी बातों को हम पुट कर देंगे लेंस फॉर्मूले में, दैट इज 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। इसमें जब मैंने पुट किया, देखो मेरे को UE की वैल्यू चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें जब मैंने पुट किया तो मेरा 1 अपॉन FE आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन V की जगह मैंने -D पुट किया, ठीक है।
माइनस 1 अपॉन यू की जगह मैंने माइनस यू ही पुट किया, ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, ये प्लस हो गया। ये चीज जब इधर चली गई तो एज अ रिजल्ट हमारा 1 अपॉन यू ही बेटा कितना आ गया, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। एक बार ये आ गया तो बेटा मैंने बताया था ना, ये वाला एक्सप्रेशन में से ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये काम आता है। तो मैग्निफिकेशन जो आपकी है उसमें वी नॉट अपॉन यू नॉट को तो आप यही रखोगे, मल्टीप्लाई बाय डी के साथ में 1 अपॉन यू जो है इसकी प्लेस पर आप लिख दोगे 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, डी चला गया जब हमारा ऊपर अंदर तो डी ऐसे आ गया, डी अपॉन डी क्या बन गया 1। एज अ रिजल्ट आपकी मैग्निफिकेशन क्या आ गई, वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये जो मैग्निफिकेशन है बच्चों ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। ठीक है जी, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है क्योंकि हमने इसमें सारी चीजें कौन सी पुट की हैं, मैक्सिमम वाली ही पुट की हैं। ठीक है, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। इसके बाद मैं रिलैक्स डाई वाला केस बताता हूं और बस इतनी ही बातें हैं जो आपको सीखनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, चलो चलो बेटा चलो, नाउ लेट अस टॉक फॉर रिलैक्स डाई। ठीक है, रिलैक्स डाई क्या होती है बेटा, ऑब्जेक्ट तो इसमें ऑब्वियसली कहां ही पड़ा होगा, माइनस यू पे ही पड़ा होगा, परंतु जो हमारी इमेज है वो कहां बन रही होगी, इन्फिनिटी पे। वी नो रिलैक्स करना है अगर अपनी आंखों को तो जरूरी है रेज बेंड ना करें, बेंड करने पे ही तो स्ट्रेन आता है हमारी आंखों पे। ठीक है ना बेटा, बेंड करने पे ही तो स्ट्रेन आता है हमारी आंखों पे, याद रखना इस बात को। ओके, और फोकल लेंथ हमारी आईपीस की कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ हमारी आईपीस की होनी चाहिए एफ ई। तो सारी की सारी बातों को हम पुट कर देते हैं लेंस फॉर्मूले में, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वी की जगह पे तो हमें इन्फिनिटी भरना है, यू की जगह पे बेटा हमने माइनस यू ही भरना है। तो ऐसा करके माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो यू ई किसके बराबर आ गया बेटा, एफ ई के बराबर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। यू ई आ गया हमारा एफ ई के बराबर। तो इसमें ये मैग्निफिकेशन में अब मैं यू ई की वैल्यू फिर से भर दूंगा, पहले भी तो 1 अपॉन यू ई की भरी, अब भी मैंने यू ई की भर दी। तो हमारी वी नॉट अपॉन यू नॉट किसके बराबर आ गया, डी अपॉन एफ ई। ठीक है जी, ये वाली हमारी जो मैग्निफिकेशन है ये हमारी रिलैक्स्ड आई की मैग्निफिकेशन है, फॉर रिलैक्स्ड आई। याद रखो अब दो बातें, मैग्निफिकेशन में दो बातें याद रखो बेटा। अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो इमेज मेरे को चाहिए हमेशा डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। फॉर रिलैक्स आई अगर मेरे को चाहिए तो इमेज मेरे को चाहिए हमेशा इंफिनिटी पे। तो अगर इसमें इमेज मेरे को डी पे चाहिए, ठीक है जी, अगर इसमें इमेज मेरे को डी पे चाहिए तो हमने यहां पर क्या नोटिस किया कि मेरी 1 अपॉन यू ई की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई इसके बराबर। 1 अपॉन यू ई की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, जिसके बाद हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या बनेगी, वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय डी इंटू 1 अपॉन यू की वैल्यू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसे आपको याद ही हो जाएगा अगर 2-3 बारी आपने कर लिया। इससे घटेगा ये आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, और अगर हमारी रिलैक्स्ड आई है तो उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, हमें इमेज चाहिए अपनी इन्फिनिटी पे। अगर हमें इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो 1 अपॉन एफ ई किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन यू ई, और पूरा हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इतनी बातों के बाद माइक्रोस्कोप टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें बुक्स में से करनी मुश्किल हैं, इसको आप 1 या 2 बार ही सुन लेंगे तो आपको पूरी जिंदगी कभी नहीं माइक्रोस्कोप भूलेगा। थैंक यू सो मच।